देश में नक्सलवाद पर चौतरफा प्रहार जारी है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद अब झारखंड में भी जवानों ने कार्रवाई तेज की और आज जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन को मार गिराया है। उसके साथ 2 और नक्सली मारे गए हैं और साथ ही साथ 3 बहुत बड़े हथियार AK-47 भी बरामद किए हैं। तो ये आज बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बस्तर से संजय ठाकुर। संजय भैया, आज जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है और 1 हफ्ते के अंदर 2 CC मेंबर मार दिए हैं और 1 CC मेंबर ने आत्मसमर्पण कर दिया है। कितनी बड़ी सफलता है और क्या अपडेट है अभी इस पे बताइएगा। बिल्कुल सौरभ, देखिए सफलता तो बहुत बड़ी है पुलिस के लिए और नक्सल संगठन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि 4-5 दिनों के अंदर ही उनके 2 CC मेंबर मारे गए हैं। साथ ही 1 CC मेंबर जो कि सबसे बड़ी महिला माओवादी थी, उसने तेलंगाना में जाके सरेंडर कर दिया है जी। ये जो पूरा इनकाउंटर ये हजारीबाग जिले के करांडी गांव के पास हुआ है। झारखंड में ये हजारीबाग जिला जो है ये नक्सलवाद का केंद्र जैसा इलाका रहा है। यहाँ से कई बड़े नक्सली जो है इस ज़िले से निकले हैं। फिलहाल क्योंकि ये इस एनकाउंटर की सुबह से चर्चा चल रही है, इसलिए लोगों को ये तो पता ही होगा कि ये एनकाउंटर कैसे हुआ। इसकी जो इनसाइड स्टोरी है, हमें शायद उस बारे में बात करना चाहिए कि ये पूरा एनकाउंटर का असर क्या होगा, नक्सल संगठन पे इसका क्या असर होगा और आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए झारखंड भी नक्सलवाद को लेकर एक बहुत बड़ा स्पॉट रहा है। ऐसा जगह रहा है जहाँ पे नक्सल संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत था। ऐसे में लगातार 2 CC मेंबर यहाँ भी मारे गए हैं। हमें 21 अप्रैल 2025 की तारीख भी याद रखनी चाहिए, जब इसी झारखंड के लुगु की पहाड़ियों में विवेक मारा गया था। विवेक उर्फ प्रयाग मांझी इसका नाम था और वो भी सेंट्रल कमेटी मेंबर था। तो ऐसे में अभी तक हम ये देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में गरियाबंद एक ऐसा जिला जहाँ 1 साल में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए गरियाबंद में। लेकिन झारखंड में 25 साल के इतिहास में झारखंड के भी ये पहली बार हुआ है कि 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर झारखंड में एक साथ मारे गए हैं। तो दोनों ही जगह, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, गरियाबंद की बात करें या झारखंड की बात करें, दोनों ही जगह नक्सल संगठन को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। सौरभ जी भैया, इसमें देखा गया कि 3 AK-47 हथियार भी मिला है और हम जानते हैं कि AK-47 जो सबसे टॉप लीडर नक्सली होते हैं वो लेके घूमते हैं और ये हम लगातार ये भी बात करते हैं कि नक्सल संगठन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके पास हथियारों की कमी है। तो ऐसे में 3 AK-47 मिलना और तीनों बड़े नक्सलियों का मारा जाना, ये कितना, इसे कैसे देखते हैं ये भी बताइए। बिल्कुल, जो तस्वीरें उसके बाद आई सौरभ, क्योंकि वो तस्वीरें हम कोशिश करेंगे ब्लर करके वो तस्वीरें दिखा पाएँ, उसमें नज़र आ रहा है कि तीनों ही नक्सली जो हैं ये काली वर्दी पहने हुए हैं। अगर हम बात करें सहदेव की, तो सहदेव की उम्र जो है वो लगभग 55 साल के आसपास थी। हालांकि अलग अलग जगहों पे इसकी अलग अलग उम्र कोट की गई है। मैं पुलिस की प्रोफाइल देख रहा था, उसमें इसकी उम्र लगभग 55 साल बताई गई है। 55 साल नक्सल संगठन में जो है वो युवा ही होते हैं, जैसे हमारे राजनीतिक होते हैं ना कि 55 साल के युवा होता है कोई, तो उस संगठन में अगर कोई सेंट्रल कमेटी में 55 साल की उम्र में पहुँच जाता है, यानी हम ये कहेंगे कि कोई युवा ही संगठन में पहुंचा हुआ है उस पद पर। तो ये तीनों नक्सली काली वर्दी पहने हुए थे, तीनों के पास AK-47 बंदूक थी और जो जानकारी है उसके अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि ये जो करांडी का जो इलाका है वहाँ आसपास इनकी मूवमेंट है। इसके बाद फोर्स ने पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया और एक लंबी मुठभेड़ के बाद इन तीनों को ढेर किया है। तो हाँ, ये बात बहुत आपने ठीक कही कि एक बार फिर से 3 बड़े कैडर के नक्सली मारे गए, जिसमें एक स्पेशल एरिया कमेटी है, दूसरा जोनल कमांडर है। तो इन पे भी 25 लाख और 10 लाख का इनाम था। तो 3 बड़े कैडर मारे गए और 3 इनके बड़े हथियार AK-47 जैसे हथियार जो हैं वो नक्सलियों के पास से चले गए हैं। जी सौरभ भैया, एक चीज़ ये देख रहा था मैं कि इससे पहले जहाँ पर भी CC मेंबर मारे गए उनकी सुरक्षा में घेरे रहते हैं, उसमें कई नक्सली तैनात रहते हैं और अगर CC मेंबर मारा जाता है तो उसको बचाने के चक्कर में कई और नक्सली मारे जाते हैं। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ कि CC मेंबर मारे गए, उसके साथ 2 जो खास थे वो भी बड़े नक्सली थे, लेकिन साथ में उनका कोई सुरक्षा घेरा नहीं था, क्योंकि तीनों जो मारे गए हैं नक्सली, तीनों के पास AK-47 था, यानी तीनों बड़े नक्सली थे। उनका सुरक्षा घेरा नहीं था या फिर उनका सुरक्षा घेरा रहा होगा और वो भाग निकले, इस पर थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं वहाँ की पुलिस ने जो बयान दिया है मैं उसे सुन रहा था, उसके आधार पर एक बात तो समझ आई कि वहाँ ये 3 नक्सली थे, इनके साथ हो सकता है 1 या 2 नक्सली और हों। फिलहाल नक्सली ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। नक्सली जो है वो छोटे घेरों में रहते हैं, यानी कि अब वो जो है उन्होंने अपनी संख्या कम कर दी है कि लगातार फोर्स द्वारा ड्रोन और UAV से नज़र रखी जाती है। ऐसे में जब नक्सली बड़े संख्या में रहते हैं
तो उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे में नक्सली अपनी पहचान छुपाने के लिए लगातार अपनी संख्या कम करते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जब बड़े कैडर के नक्सली हैं, जैसे सेंट्रल कमेटी मेंबर नक्सल संगठन का सबसे महत्वपूर्ण पद है, इसके बावजूद जो है ये नक्सली अब छोटे छोटे टुकड़ियों में बिल्कुल अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ ही घूम रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लगातार जो पुलिस को इनकी सूचनाएं मिल रही है उसी आधार पे पुलिस इन तक पहुंच रही है। तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि ये 3 से 4 की संख्या में ही होंगे। अगर अब हम झारखंड की बात करें, झारखंड में नक्सल संगठन की बात करें, तो एक चीज़ नज़र आता है कि वहाँ नक्सल संगठन काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया है जी। मैं अगर तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए, ये वहाँ के जो सबसे बड़े नक्सली हैं उनकी लिस्ट है। मिसिर बेसरा इसमें सबसे ऊपर है। मिसिर बेसरा ये झारखंड का ही रहने वाला है, गिरिडीह का रहने वाला है, फिलहाल ये पोलित ब्यूरो मेंबर है। एक सबसे खास बात यह है सौरभ कि मिसिर बेसरा इकलौता ऐसा नक्सली है जो तेलंगाना से बाहर का है और पोलित ब्यूरो सदस्य है। फिलहाल जो 4 पोलित ब्यूरो सदस्य हैं बसवराजू के मारे जाने के बाद, वो चारों नक्सली जो हैं वो तेलंगाना के ही रहने वाले हैं। ऐसे में मिसिर बेसरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही मिसिर बेसरा की उम्र भी काफ़ी कम है। मिसिर बेसरा मात्र 61 साल का है। ये 2 साल पहले की प्रोफाइल है, यानी कि फिलहाल उसकी उम्र मात्र 63 साल है। नक्सल संगठन के पोलित ब्यूरो में शामिल होने वाला ये सबसे युवा सदस्य है। तो मिसिर बेसरा जो कि झारखंड का ही रहने वाला है। इसके अलावा हम देखें तो असीम मंडल, ये एक बड़ा नाम है, ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। तीसरा नाम है अनलदा उर्फ तूफान उर्फ पतिराम मांझी, ये भी झारखंड का ही है, झारखंड का ट्राइबल है और ये भी गिरिडीह जिले का रहने वाला है। देखिए, मिसिर बेसरा भी गिरिडीह जिले का रहने वाला है और ये अनलदा जो है वो भी गिरिडीह जिले का ही रहने वाला है जी। इसके बाद चौथे नंबर पे था अनुज उर्फ सहदेव सोरेन, जो कि आज मारा गया। यानी कि झारखंड में पूरे नक्सल संघ की कमान जो है वो फिलहाल 4 नक्सलियों के हाथ में थी। मिसिर बेसरा, असीम मंडल, अनलदा और अनुज उर्फ सहदेव, जिसमें सहदेव मारा गया। इससे पहले एक और बड़ा नक्सली था जो कद में मिसिर बेसरा के नीचे था लेकिन बाकी सबसे ऊपर था, जिसका नाम था प्रयाग मांझी, जो इसी साल 21 अप्रैल की तारीख को मारा गया। तो फिलहाल एक बहुत बड़ा झटका लगा है नक्सल संगठन को। और अगर हाँ, मैं एक और कुछ तस्वीरें मैं दिखा दूं ताकि दर्शक ये समझ पाएँ कि इस इलाके में नक्सल संगठन को नुकसान कैसे पहुंचा है। देखिए, ये आपको एक तस्वीर के माध्यम से ये समझ आएगा। ये नक्सलियों की ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो है। अगर इस घेरे को आप देखेंगे तो यहाँ आप ये पाते हैं कि यही झारखंड का इलाका भी झारखंड का इलाका है। और ये नक्सलियों का जो अगर ईस्ट की ओर आप देखें, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं बस्तर जो है ये साउथ का इलाका है जी, और इसे हम सेंट्रल रीजनल ब्यूरो पे कहते हैं, जहाँ इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। तो ईस्ट के इलाके में झारखंड था और वहीं ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। तो फिलहाल इस इलाके में जो सबसे बड़े नक्सली थे उन्हें बीते दिनों बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमें एक और घटना का जिक्र करना चाहिए। आपको याद होगा कि 2021 में इसी झारखंड में 13 नवंबर 2021 की तारीख थी, इसी झारखंड में एक बहुत बड़ा नक्सली, सबसे बड़ा नक्सली देश का गिरफ्तार हुआ था। इसका नाम था प्रशांत बोस। मैं उसकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ, कुछ तस्वीरें दर्शकों को नज़र आएगी। ये प्रशांत बोस की पुलिसिया प्रोफाइल है। प्रशांत बोस, जिसे किसनदा भी कहा जाता था, इसकी उम्र 76 साल थी 2022 में, यानी अब इसकी उम्र जो है लगभग 79 ईयर्स हो चुकी है। ये कलकत्ता का रहने वाला था, वेस्ट बंगाल का। और ये क्योंकि जब आपको याद होगा 2004 में एमसीसी और पीपल्स वॉर ग्रुप का विलय हुआ, जिसके बाद आज हम जो देखते हैं सीपीआई माओवादी पार्टी का गठन हुआ, तो एमसीसी का जो प्रमुख था वो यही था और पीएलजे का प्रमुख जो था वो था गणपति। तो इन दोनों ने मिलकर ही हस्ताक्षर करके इन दोनों पार्टियों का गठजोड़ किया था जी, विलय किया था। तो समझिए कितना बड़ा ये नक्सली होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जो साउथ का इलाका है उसमें भले ही गणपति जो है वो महासचिव था इस पूरे संगठन का, लेकिन जो ईस्ट का इलाका है, जो इलाका उड़ीसा, हम झारखंड और पश्चिम बंगाल का इलाका देखते हैं, यहाँ प्रशांत बोस से बड़ा नक्सली कोई नहीं था। तो 13 नवंबर को ये लोग निकले थे इसी सरकंडा की पहाड़ियों से, सरकंडा की ओर जा रहे थे। और ये जो जगह है पारसनाथ की पहाड़ियाँ, पारसनाथ का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब पुलिस ने और अमित शाह जी ने दावा किया है कि बोकारो, पारसनाथ, झुमरा और लुगु,
ये जो इलाके हैं, ये इलाके अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गए हैं। तो पारसनाथ की पहाड़ियों से निकला अपनी पत्नी के साथ और 4 साथियों के साथ, और रास्ते में इसे पुलिस ने पकड़ लिया। ये उस वक्त जो है सरकंडा की ओर जा रहा था। जी। इसकी पत्नी जो है शीला मरांडी, हमने परसों भी इस बात का जिक्र किया था कि ऐसी कितनी कम महिलाएं हैं जो नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी तक पहुंची। उसमें एक महिला है शीला मरांडी। एक सुजाता ने तो समर्पण कर दिया तेलंगाना में। जी। तो शीला मरांडी जो है वो भी इसके साथ थी, वो प्रशांत बोस की पत्नी है और फिलहाल वो गिरफ्तार हो गई। तो ऐसे में समझिए कि झारखंड में जो नक्सली इस पूरे इलाके को चलाते थे, खासतौर पर ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो को चलाते थे, ये फिलहाल धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। पहले प्रशांत बोस गिरफ्तार होते हैं, शीला मरांडी गिरफ्तार होती है, इसके बाद प्रयाग माझी मारा जाता है इनकाउंटर में। अब सहदेव सोरेन मारा गया है, जो युवा था, जो फिलहाल नक्सल संगठन को बहुत अच्छे से समझता था और वो इस इलाके में सबसे अधिक एक्टिव नक्सलियों में से एक था। सहदेव सोरेन के बारे में कुछ बात बता देता हूँ। वो लगभग 86 के आसपास वो अपना गांव छोड़ के वो निकल गया था। 90s के बाद से लगभग वो जो है संगठन के साथी था। और उसकी पत्नी जो है वो फिलहाल गांव में ही मजदूरी करती है। शायद भरांडी ऐसा कुछ नाम है इनके गांव का, मैं नाम भूल रहा हूँ। वहाँ उसकी पत्नी मजदूरी करती है, उसके 2 बच्चे हैं। तो इसने लगभग बीते 25 सालों से इसका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं था। ये पूरी तरह से इसने नक्सल संगठन में अपने आप को झोंक दिया था। तो फिलहाल झारखंड के लिए नक्सल संगठन जो है वो बहुत कमज़ोर हुआ है। उड़ीसा में तो हमने देखा ही है कि उड़ीसा के 2 बड़े सेंट्रल कमेटी मेंबर जो हैं वो बीते दिनों मारे गए हैं, पहले चलपति और उसके बाद मोडेम बालकृष्ण। तो एक बात और हम देख रहे हैं कि लगातार हम राज्यवार देखते हैं। पहले हम देख रहे थे किसी बस्तर में बड़े एनकाउंटर्स हो रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि उड़ीसा और झारखंड जैसे जो इनके मजबूत राज्य थे, वहाँ भी अब नक्सली लगातार नुकसान झेल रहे हैं। सौरभ, लेकिन संजय भैया, झारखंड की हम बात कर रहे हैं। झारखंड में 2000 से 2025 तक नक्सलवाद बहुत मजबूत था। इसलिए मजबूत था क्योंकि 803 जो नक्सली वहाँ पर मारे गए हैं, 551 जवान शहीद हुए हैं और 836 ग्रामीण भी नक्सलवाद की वजह से अपनी जान गंवाए हैं। ऐसे में अब जब हम देख रहे हैं कि झारखंड में भी लगभग नक्सलवाद को समाप्त किया जा रहा है। कुछ गिने चुने नाम आपने जो बताए, मिसिर बेसरा हो गए, अभी शीर्ष नेतृत्व में वही बचे, बाकी उनके जितने भी साथी थे उनको भी मार दिया गया है। तो अब एक तरीके से देखा जा रहा है कि झारखंड में भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पतन की ओर आगे बढ़ गया है। इसे कैसे देखते हैं? क्या सच में झारखंड में कमज़ोर हो गए हैं या फिर अभी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं या कहीं छुप के बैठे हैं कि समय आने पे फिर से कम बैक करेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, झारखंड में नक्सल संगठन के कमज़ोर होने के पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। उसमें से एक कारण जो है, जब आप झारखंड में देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ सिर्फ पुलिस ही नक्सलियों की दुश्मन नहीं है, वहाँ कुछ उग्रवादी संगठन भी नक्सलियों के दुश्मन हो गए हैं। एक नाम आता है टीपीसी का, जिसका नाम है तृतीय प्रस्तुति कमेटी। ये भी झारखंड का एक उग्रवादी संगठन है। इसका ये संगठन जो है ये 2002 में बना और इसमें जो लोग थे वो लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी यानी कि नक्सल संगठन से ही अलग होकर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, जिसका इन्होंने नाम रखा टीपीसी। इसके अलावा और भी कई ऐसे संगठन थे। फिलहाल क्योंकि टीपीसी एक्टिव है इसलिए हम इस बारे में बात करते हैं। इनका ये कहना था कि जो सीपीआई माओवादी संगठन है इसमें उनकी जनजाति को, यहाँ जनजातियों के बारे में बात करना सौरभ कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। समझिए, झारखंड, आज जब हम बस्तर की बात करते हैं हम देखते हैं कि यहाँ के जो सारे टॉप पोस्ट लीडर हैं वो सारे के सारे तेलंगाना, आंध्र से आए हुए हैं। लेकिन जब हम झारखंड की बात करते हैं तो देखिए वहाँ की जितने टॉप पोस्ट लीडर हैं वो अधिकांश जो है कहाँ के हैं, झारखंड के ही रहने वाले हैं और झारखंड के ही आदिवासी हैं। चाहे हम बात करें प्रयाग माझी की, हम बात करें, हम अभी सहदेव सोरेन जो मारा गया उसकी बात करें, इसके अलावा अगर हम बाकी लिस्ट निकालते हैं तो उसमें मिसिर बेसरा की बात करें, ये सारे लोग जो हैं ये झारखंड के लोकल रहने वाले हैं, झारखंड के आदिवासी हैं। लेकिन ये लोग सबसे ऊंचे पद पे पहुंचे नक्सल संगठन के। ऐसे में वहाँ इस जातिगत समीकरण के चलते ही एक और पार्टी का उदय हुआ जिसका नाम हुआ टीपीसी। टीपीसी ने क्या कहा? टीपीसी ने ये कहा कि हमारा मुख्य दुश्मन पुलिस तंत्र नहीं है बल्कि भाकपा माओवादी है, यानी कि हमारे मुख्य दुश्मन नक्सली हैं। वे अपने मूल सिद्धांतों से भटक गए हैं और तुच्छ गतिविधियों में लिप्त हैं। माओवादियों के खिलाफ सफलतापूर्वक सशस्त्र संघर्ष करने के लिए अपने संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है। हमारे विस्तार के परिणाम निकट भविष्य में हमें सकारात्मक परिणाम देंगे। अब जब वहाँ के आप सीनियर पत्रकारों से बात करेंगे जो लंबे समय से वहाँ इस पूरी घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि टीपीसी और इस तरह के जब से संगठन वहाँ पे एक्टिव हुए
तो जी। हुआ क्या कि क्योंकि ये लोग खुद नक्सल संगठन से निकले हुए लोग थे, बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। जैसे एक नाम आता है ब्रिजेश सिंह गुंजू, तो इसमें आप देखेंगे कि गुंजू सरनेम के लोग बहुत दिखेंगे। ये वहाँ के एससी हैं। तो एक तो ये जातिगत समीकरण ही बनता है, दूसरा कि ये लोग क्योंकि उस इलाके को समझते थे, उस इलाके में नक्सल गतिविधियों को समझते थे, तो ऐसा माना जाता है कि इन्हीं लोगों ने नक्सल संगठन को कमज़ोर करने के लिए पुलिस को ये टिप देनी शुरू की कि नक्सली कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, और इसके बाद से लगातार इस इलाके में नक्सल संगठन जो है ये कमज़ोर होता गया। इस बीच हमने इनके आपसी क्लैश की भी कई घटनाएं देखी, जिसमें इन लोग ने आपस में भी खून खराबा किया है। तो ऐसे में नक्सलियों को वहाँ सिर्फ पुलिस ही नहीं, इस तरह के संगठनों का भी सामना करना पड़ा, और यही वजह है कि नक्सली वहाँ धीरे धीरे कर कमज़ोर होते चले गए। सौरभ भैया, लेकिन अभी अगर हम नक्सलवाद की बात करें तो वर्तमान में मैं देख रहा हूं कि एक हफ्ते के अंदर 2 सीसी मेंबर मारे गए। एक सीसी मेंबर सुजाता, जो कि बहुत 43 साल से संगठन के साथ थी, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो अब क्या ये दिख रहा है सामने कि जैसे जैसे डेडलाइन पास हो रही है तो सच में नक्सल संगठन एक तरीके से टूट रहा है या कमज़ोर हो रहा है? और जैसे सरकार है हो गई, या अभी झारखंड के जो डीजीपी हैं वो भी कह रहे थे कि हम बहुत जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा है? सच में कमज़ोर हो गई है? देखिए, नक्सल संगठन कमज़ोर हुआ है, इस बात को तो खुद नक्सली भी स्वीकार कर रहे हैं। नक्सलियों की जितनी भी अब बुकलेट आती है उसमें एक बात का जिक्र होता है कि उन्हें जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान अब तक कभी नहीं हुआ। जी। ऐसे में इस बात को कहा जा सकता है कि नक्सल संगठन कमज़ोर हुआ है, लेकिन देखिए इससे उबरने के लिए नक्सल संगठन क्या कर रहा है, क्योंकि उनके सेंट्रल कमेटी मेंबर लगातार मारे जा रहे हैं। ऐसे में नए युवा लोगों को सेंट्रल कमेटी में भर्ती किया जा रहा है। सहदेव सोरेन की बात की जाए तो प्रयाग माझी के मारे जाने के बाद सहदेव सोरेन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा खबरें नहीं मिलेगी। आप गूगल कर लीजिए तो आपको नज़र नहीं आएगा कि सहदेव सोरेन के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सहदेव सोरेन 2025 से पहले वो स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर ही था या स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर ही था। उसे अभी बीते कुछ महीनों में ही सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रमोट किया गया, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा आदमी प्रयाग माझी मारा गया। ऐसे में जो पारसनाथ पहाड़ और आसपास के इलाके हैं उसकी जिम्मेदारी सहदेव को दी गई थी। तो इसी तरह के जो युवा हैं जो लंबे समय से नक्सल संगठन से जुड़े हुए हैं, इन्हें लगातार प्रमोट किया जा रहा है। हम अगर बस्तर की बात करें, उत्तर बस्तर की बात करें, तो हम वहाँ देखते हैं कि रामधर, जो इससे पहले स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर था, उसे भी प्रमोट कर सेंट्रल कमेटी मेंबर बनाया गया है। अगर हम दक्षिण बस्तर की बात करें तो हम देखते हैं कि हिड़मा को दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया है। तो इसी तरह से नक्सली जो है, अब जो उनका निचला कैडर था, जो सेकेंड लेयर जो थी, उसे लगातार प्रमोट कर सेंट्रल कमेटी में शामिल कर रहे हैं, ताकि एक बार फिर से नक्सल संगठन को स्थिर किया जा सके। क्योंकि मुझे याद है अभी जब ये गरियाबंद इनकाउंटर हुआ तो जो एडीजी हैं नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा जी, वो एक बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जो पूरा संगठन है ये लीडर बेस्ड संगठन है, यानी यहाँ अपने लीडर को देखकर कोई व्यक्ति नक्सल संगठन में काम करता है, क्योंकि देखिए कोई सैलरी तो है नहीं या कोई नौकरी तो है नहीं यहाँ पर। तो ऐसे में वो उन लीडर्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। जब नक्सली ये देखते हैं, निचला कैडर ये देखता है कि उनका सबसे बड़ा लीडर मारा गया या गिरफ्तार हो गया, तो यकीनन अगर उन्हें तुरंत कंट्रोल ना किया जाए तो उनकी पहली जो प्रतिक्रिया होती है वो यही होती है कि क्या हमें भी सरेंडर कर देना चाहिए या फिर हमारा हाल भी ऐसा ही होगा। यही वजह है कि जब चलपति वहाँ मारा गया गरियाबंद में, तो लगभग उसके बाद 25 से 30 नक्सलियों ने या तो सरेंडर किया या फिर वो नक्सल संगठन हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब ऐसा दावा है कि जब मोडेम बालकृष्ण मारा गया तो बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करेंगे, और ऐसा हुआ भी। देखिए आज ही सत्यम गावड़े, जो कि वहाँ का स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर था और बहुत ही बड़ा नक्सली था, उसकी पत्नी ने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। तो ये मैं गरियाबंद की बात बता रहा हूँ। तो यही चीज़ें बाकी जगह भी लागू होती है। अगर झारखंड में इतने बड़े संख्या में नक्सली मारे जाते हैं तो यकीनन जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनको देखकर नक्सल संगठन में आए थे, वो लोग अब अपने लीडर की कमी महसूस करेंगे और वो लोग जल्दी से जल्दी या तो समर्पण की कोशिश करेंगे या वापस अपने गांव लौटने की कोशिश करेंगे। तो ये असर हम पूरे भारतवर्ष में फिलहाल देख रहे हैं, जहाँ जहाँ नक्सल संगठन सक्रिय है। सौरभ बिल्कुल संजय भैया, जैसे जैसे नक्सलियों के टॉप लीडर्स मारे जा रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन कम हो रहा है, इसलिए वो नए लोगों को जवाबदारी दे रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि लीडर बेस्ड संगठन है,
और जैसे जैसे लीडर मारे जाएंगे तो संगठन भी कमज़ोर होगा और वही चीज़ देखने को भी मिल रही है। और यही वजह है कि जितने लोग मारे जा रहे हैं उससे ज़्यादा सरेंडर करने वालों की संख्या है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया इन सारी जानकारी के लिए। आगे हम और आप ऐसे ही मिलकर नक्सलवाद और बस्तर से रिलेटेड ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ पे भी ऐसी गतिविधि होगी वहाँ से रिलेटेड ऐसे ही खबर अपने दर्शकों तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।